Okay, friends, welcome to this session, Introduction to Azure Networks. तो आप सबका स्वागत है। ये लेवल 100 सेशन है जिसमें हम बात करेंगे Azure की नेटवर्किंग की और आगे आने वाले सेशंस में हम और बात करेंगे Azure नेटवर्किंग फीचर्स की। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं आप चैट विंडो में लिख सकते हैं और बाकी अदरवाइज जब सेशन फिनिश हो तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये एजेंडा है हमारा आज का। हम लोग बात करेंगे अज्यूर की नेटवर्किंग का, वर्चुअल नेटवर्क्स का, जो वीनेट जिसको बोलते हैं। नेटवर्किंग बेसिक्स के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे कि अज्यूर में क्या कॉन्सेप्ट लगता है नेटवर्किंग बेसिक्स का, आईपी एड्रेसेस सबनेटिंग का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, एंड हम लोग और बात करेंगे कि आगे आने वाले सेशंस में हम क्या कवर करेंगे। तो हम लोग ये सेशन 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स का रखेंगे जिसमें आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं लास्ट में। और अगर आपको बीच में लगता है कोई क्वेश्चन है आपका तो आप प्लीज़ चैट विंडो में डाल सकते हैं। प्लीज़ अगर कोई मतलब अनम्यूट हो जाता है तो आप अपने आप को मेक श्योर करें कि वो म्यूट कर लें, अदरवाइज वो सेशन रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। मेरा नाम दीपक माहेश्वरी है एंड मुझे ऑलमोस्ट 15 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज़्यूर, एंटरप्राइज मोबिलिटी, ऑपरेशंस मैनेजमेंट स्वीट, मैंने उन सब चीज़ों पे काम कर रखा है। मेरे को मैसेज आ रहा है कैन नॉट हियर, सो कोई अगर चैट विंडो में टाइप करके बता दे कि वो सुन पा रहा है मेरे को प्रॉपरली। ओके, गुड, राइट। तो मैंने डिफरेंट फोरम्स में प्रेजेंट कर रखा है, माइक्रोसॉफ्ट के चैनल लाइन में, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट समिट में, टेकेट, टेकरेडी, टेकनेट, एंड इसके अलावा बिकॉज मैं पहले माइक्रोसॉफ्ट में काम करता था तो मैंने काफ़ी पार्टनर्स को भी प्रेजेंट कर रखा है। तो हम लोग Azure नेटवर्क की बात करेंगे और जब हम Azure नेटवर्किंग की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें वर्चुअल नेटवर्क है, एंड वर्चुअल नेटवर्क की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी हद तक एक आपके ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में या डेटा सेंटर में जैसे आप नेटवर्क को डिप्लॉय करते हैं उसी कॉन्सेप्ट में आप ये नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर आप नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको आईपी एड्रेसिंग भी डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो वर्चुअल मशीन्स डिप्लॉय करेंगे या फिर लोड बैलेंसर डिप्लॉय करेंगे या फिर अगर कोई भी ऐसी सर्विसेज है जिसको आईपी एड्रेसेस चाहिए और वीनेट से ही कम्युनिकेट करना है तो उस केस में उसको आईपी एड्रेस चाहिए होगा या फिर कम्युनिकेशन मैकेनिज्म चाहिए होगा। तो इसमें दो तरह के आईपी एड्रेसेस होते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं एंड पब्लिक आईपी एड्रेसेस होते हैं। हम उसकी बात करेंगे कि कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी वर्चुअल मशीन को अगर हम चाहें पब्लिक आईपी एड्रेस ना देना चाहें, क्योंकि कुछ सिनेरियो हो सकते हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे। खाली हम प्राइवेट आईपी एड्रेस ही देना चाहें तो हम वो भी डिफाइन कर सकते हैं। सबनेट्स होते हैं जिसमें हम डिफाइन कर सकते हैं मल्टीपल सबनेट्स। जैसे अगर हम चाहें तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ओनली मैनेजमेंट सर्वर्स के लिए एक डिफरेंट सबनेट रहे और बाकी जितने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए अलग सबनेट रहे। तो आप डिफाइन कर सकते हैं आपके अपने डिज़ाइन के हिसाब से कि आपको एक सबनेट डिप्लॉय करना है या फिर आपको मल्टीपल सबनेट्स डिप्लॉय करने हैं। हम लोग जब वीएम की बात करते हैं तो हर वीएम में नेटवर्क इंटरफेस होता है। तो जो आईपी एड्रेस असाइन होता है वो नेटवर्क इंटरफेस को होता है, एंड एक वर्चुअल मशीन में एक और एक से ज़्यादा नेटवर्क इंटरफेसेस हो सकते हैं। तो कोई सिनेरियो है जैसे अगर नेटवर्क अप्लायंस की बात करें तो उसमें मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेसेस चाहिए होते हैं, बिकॉज वो ट्रैफिक को राउट कर सकता है, आईपी फॉरवर्डिंग कर सकता है और ट्रैफिक को फिल्टर कर सकता है। तो उस केस में कुछ वीएम्स पे मल्टीपल इंटरफेस भी चाहिए होते हैं तो वो अप्लायंसेस डिप्लॉय कर सकते हैं एज्यूर में। और अगर आप चाहें अपना खुद का अप्लायंस आप बना के डिप्लॉय करना चाहते हैं तो हाँ, आप वर्चुअल मशीन डिप्लॉय कर सकते हैं विद मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेसेस। एज्यूर एक डोमेन नेम सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो अगर आप चाहें तो GoDaddy से भी डोमेन नेम ले सकते हैं, या फिर अगर GoDaddy का आपका डोमेन नेम है तो वो डोमेन नेम आप एज्यूर में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस सर्विस से ये बेनिफिट होता है कि अगर आपने कोई वेब एप्लीकेशन डाली है, कोई वेब सर्वर आपने डिप्लॉय किया है, या अगर कोई भी आप सर्विसेज रन कर रहे हैं, उन सारी सर्विसेज को अगर सपोज उनका टीटीएल वैल्यूज चेंज करनी है,
उनकी डीएनएस एंट्रीज को कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो वो सारा आप Azure डीएनएस के थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, सॉरी अबाउट दिस, मुझे नहीं पता था कि ये समहाउ मैं स्लाइड मूव कर रहा था और स्लाइड मूव नहीं हो रही थी। तो हम लोग इन कंपोनेंट की बात कर रहे थे, तो अभी तक मैंने डीएनएस की बात करी है। अम, उसके बाद Azure में लोड बैलेंसर्स हैं जो इंटरनल हैं एंड एक्सटर्नल हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट Azure कैपेबिलिटी देता है आपको, आप चाहें अगर आप एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं, आपको सिर्फ इंटरनल लोड बैलेंसर चाहिए जो आउटसाइड इंटरनेट पे बात ना करे, वो पॉसिबल है। और अगर आप चाहें तो एक्सटर्नल लोड बैलेंसर भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो जब आप लोड बैलेंसर डिप्लॉय करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसे इंटरनल रखना चाहते हैं या फिर एक्सटर्नल रखना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन गेटवे भी, जो एक पेड फीचर है। आप चाहो तो एप्लीकेशन गेटवे भी यूज़ कर सकते हैं, एंड उस एप्लीकेशन गेटवे से आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे SSL ऑफलोडिंग का फीचर है। तो ये भी एक लोड बैलेंसर है और ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रैफिक मैनेजर है, एंड ट्रैफिक मैनेजर आपका जियो लोड बैलेंसर है। तो अगर आपको मल्टीपल लोकेशन से वेबसाइट्स को एक्सेस करना है, या फिर आपकी वेबसाइट और कोई आपकी वेब एप्लीकेशन मल्टीपल लोकेशंस पे डिप्लॉयड है, फॉर एग्जांपल सपोज आपके कोई डेटा सेंटर, लेट्स से आपके यूजर्स जो हैं वो डिफरेंट लोकेशंस में हैं। तो कोई यूज़र आपका लेट्स से सिंगापुर में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई यूके में है, कोई यूएस में है, और ये आप चाहते हैं कि वो जब वेबसाइट आपकी एक्सेस करें, उस वेबसाइट को वो वहाँ पे क्विकली चेक कर सकें। ओके, नाउ प्लीज़ एक बार चेक करिए क्या आप इसको ढंग से देख पा रहे हैं। ओके, ठीक है। मैं इसको वापस से शेयर कर रहा हूँ, एक बार आप चेक करिए, अब आप देख पा रहे हैं क्या स्लाइड को। आई थिंक अब आप देख पा रहे होंगे स्लाइड को प्रॉपर्ली। ओके, तो ओके ठीक है, अब आप इसको देख पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है, मल्टीपल सर्विसेज है जो नेटवर्किंग का पार्ट है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ। नाउ उसके अलावा और भी कैपेबिलिटीज़ हैं, जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। अगर आप चाहते हैं कि आपने मल्टीपल सबनेट्स डिप्लॉय करे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट Azure में जो वर्चुअल नेटवर्क होता है VNet, उसकी कैपेबिलिटी ये है कि सारी वर्चुअल मशीन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं। बट आपको किसी सिनेरियो में चाहिए कि मेरे जो मैनेजमेंट सबनेट है उसकी वर्चुअल मशीन मेरे डिफरेंट प्रोडक्शन सबनेट से, या फिर मेरे डेव सबनेट से, या फिर मेरे सेल्स और अलग सबनेट से उससे कम्युनिकेट ना करें, उस केस में आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स लगा सकते हैं। तो NSG क्या है, बेसिकली इट्स मोर लाइक अ फायरवॉल। आप डिफाइन कर सकते हैं कि किस पोर्ट से किस प्रोटोकॉल पे किस IP एड्रेस से ये कम्युनिकेशन अलाउ हो और डिनाई हो, उसके लिए नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स यूज करते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो यूजर डिफाइंड राउट्स भी हैं। तो यूजर डिफाइंड राउट्स आर कि आप चाहते हैं कि आपका सारा कम्युनिकेशन किसी फायरवॉल के थ्रू हो, तो आप एक अप्लायंस डिप्लॉय करेंगे, तो उस केस में आप यूजर डिफाइंड राउट्स यूज करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट जितनी भी वर्चुअल मशीन्स आपने नेटवर्क में डिप्लॉय करी हैं वो एक दूसरे से टॉक नहीं करेंगी, वो जो भी टॉक करेंगी वो अप्लायंस के थ्रू जाके करेंगी। इसके मेरे पास डैक है जिसको मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आप फोर्स टनलिंग भी कर सकते हैं। ये यूज़फुल होता है सिनेरियो में जहाँ कोई कंपनी काफ़ी सेंसिटिव डेटा जिन्होंने रख रखा है, और वही चाहते हैं कि जितना भी उनका Azure का ट्रैफिक है वो उनके ऑन प्रीमिसेस डेटा सेंटर से ही बाहर निकले। तो एग्जांपल ये होगा कि सपोज आपका खुद का डेटा सेंटर है
और आपके पास एक्सप्रेस राउट है कम्युनिकेट करने के लिए एज्यूर से, और आप ये चाहते हैं कि एज्यूर में जितना भी ट्रैफिक है, जो भी कम्युनिकेशन आउटसाइड वर्ल्ड में जाए, वो आपके डेटा सेंटर होके जाए। क्योंकि मे बी आपने कोई ऐसी फायरवॉल लगा रखी है, कोई आपने इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, आईपीएस आईडीएस काइंड ऑफ सोल्यूशन आपने इंप्लीमेंट कर रखा है, तो उस केस में आप चाहें तो फोर्स टनलिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो मतलब रीजनल वीनेट्स, तो रीजनल वीनेट्स का मतलब ये जो वीनेट्स होते हैं ये पर रीजन होते हैं। सो अज्यूर में जो सर्विसेज आप डिप्लॉय करते हैं वो कुछ सर्विसेज डेटा सेंटर पे डिपेंड करती हैं। तो आपने सपोज डिसाइड किया कि आपको वर्चुअल नेटवर्क बनाना है इंडिया में, तो इसका मतलब आपकी सारी वीएम्स भी इंडिया में होंगी और आपका वीनेट भी इंडिया में होगा। तो ये रीजनल स्पेसिफिक है। तो आप वीनेट को इस तरीके से नहीं रख सकते कि आपका वीनेट इंडिया में है और कुछ वीएम्स आप चाहते हैं सिंगापुर में या सिंगापुर के एज्यूर डेटा सेंटर में रहे और कुछ वीएम इंडिया के डेटा सेंटर में रहे। वो ऐसा नहीं होगा, आपको उस केस में दो वीनेट बनाने पड़ेंगे, जो एक सिंगापुर में बनेगा और दूसरा इंडिया में बनेगा। तो वीनेट क्या है आपका, रीजन स्पेसिफिक है, वो डेटा सेंटर स्पेसिफिक है। एंड अगर हम रीजन की बात करें, जैसे इंडिया में 3 डेटा सेंटर हैं, ऑस्ट्रेलिया में 2 डेटा सेंटर हैं, सिंगापुर में खाली 1 डेटा सेंटर है, तो जितने भी जहाँ पे भी डेटा सेंटर हैं, जैसे इंडिया में अगर 3 है तो वहाँ पे आपको 3 वीनेट बनाने पड़ेंगे अगर आप कुछ इस तरीके से डिप्लॉय करना चाहते हैं वीएम्स को कि वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे रहे। वो डिपेंड करेगा आप किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। सपोज आपको हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, आपको डिजास्टर रिकवरी चाहिए, और मे बी आप जो सर्विसेज हैं वो आप यूजर्स के करीब रखना चाहते हैं, तो उस केस में आप डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ, मैं ये वीएम्स सपोज मैं सिंगापुर में रखता हूँ क्योंकि मेरे कुछ यूजर सिंगापुर में है, तो वो वहाँ से एक्सेस करेंगे इस सर्विस को। ये वीएम्स मेरी इंडिया में रहेंगी क्योंकि मेरे इंडिया के यूजर्स एक्सेस करेंगे। तो उस केस में आप 2 वीनेट बनाएंगे और जो 2 वीएम्स होंगी वो अपने रेस्पेक्टिव वीनेट से कनेक्टेड होंगी। नाउ इसके अलावा जो नेटवर्क है एज्यूर में, उसको आप क्रॉस प्रेमिसेस भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम क्रॉस प्रेमिसेस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है जिसको आप हाइब्रिड कनेक्टिविटी भी बोलते हैं। तो सपोज आपका खुद का डेटा सेंटर है जहाँ पे आपके रिसोर्सेज हैं या फिर आपके यूजर्स हैं, और आप अपनी सर्विसेज को, मे भी हो सकता है सारी सर्विसेज को, हो सकता है आप थोड़ी सी सर्विसेज को एज्यूर में रन कर रहे हैं। नाउ आप ये चाहते हैं कि वो सारी सर्विसेज एक दूसरे से बात कर सकें, यूजर जिसको एप्लीकेशन एक्सेस करनी है वो उसको कनेक्ट कर सकें। अगर आपको उस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए और आप इंटरनेट के थ्रू नहीं जाना चाहते, उस केस में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सप्रेस राउट। एक्सप्रेस राउट में क्या होता है कि ये एक डेडिकेटेड एमपीएलएस काइंड ऑफ कनेक्शन होता है जिसमें आपकी आपके खुद के जो भी डेटा सेंटर है वहाँ से जो भी आपका टेलको है, जैसे इंडिया में एयरटेल है एंड टाटा कम्युनिकेशंस हैं, उनके थ्रू डेटा सेंटर में, अज्यूर के डेटा सेंटर में कनेक्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको प्रिडिक्टेबल बैंडविड्थ मिल सकती है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मेरे को 500 एमबी की स्पीड चाहिए, मेरे को लेट्स से 10 गिग की स्पीड चाहिए। ऑब्वियसली 10 गिग के लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, बट हाँ, आप 10 गिग तक जा सकते हैं। इसका मतलब आप अज्यूर में सर्विसेज एक्सेस कर रहे हैं, वो आप जितना भी आप प्लान परचेज करते हैं उसके हिसाब से आप अप टू 10 गिग जा सकते हैं। तो इसमें मिनिमम होता है 50 MB का आप पाइप ले सकते हैं और अप टू 10 गिग तक जा सकते हैं। मीन्स आपकी जो अज्यूर पे सर्विसेज हैं वो कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज आपको ये फील होगा कि वो आपके खुद के डेटा सेंटर में रन कर रही हैं, क्योंकि आपको लेटेंसी बहुत कम मिलेगी, इट्स अ डेडिकेटेड कनेक्शन। तो अगर कोई कस्टमर सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है, उसको ये कि मैं इंटरनेट यूज़ नहीं करना चाहता, तो एक्सप्रेस राउट विल बी ए गुड ऑप्शन ना। उसके अलावा कस्टमर है जिसके पास क्योंकि एक्सप्रेस राउट कॉस्टली होता है, इसका सोल्यूशन में कॉस्ट एक्स्ट्रा हो जाती है बिकॉज ये एमपीएलएस और डेडिकेटेड कनेक्शन की तरह होता है। तो दूसरा ऑप्शन है पॉइंट टू साइट है एंड साइट टू साइट है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि साइट टू साइट में क्या होता है कि आपकी इन्वायरमेंट में आपको एक वीपीएन अप्लायंस चाहिए, या तो आप चाहो तो विंडोज सर्वर 2012 R2 को भी अप्लायंस बना सकते हो, या फिर आपके पास सिस्को या जेनिफर या कोई वीपीएन डिवाइस है, उससे आप अज्यूर में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका सिक्योर कनेक्शन होगा और आप बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम है,
ये चैलेंज है इसका कि ये इंटरनेट पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके इंटरनेट में जिटर्स हैं और आप अगर आपकी लेटेंसी बढ़ रही है और आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो वो साइट टू साइट वीपीएन भी उससे अफेक्ट होगी। उसके अलावा साइट टू साइट वीपीएन की एक लिमिट है, ये मैक्सिमम 100 एंड मैक्सिमम 200 एमबीपीएस से ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। वो कोई मतलब नहीं है कि आपके पास हो सकता है कि 1 जीबीपीएस का इंटरनेट कनेक्शन हो, बट इसमें जब हम गेटवे बनाते हैं, जिसकी मैं बात करूंगा अभी, वो मैक्सिमम या तो 100 का गेटवे बन सकता है या फिर 200 एमबीपीएस का गेटवे बन सकता है। अगर उससे ज़्यादा आपको स्पीड चाहिए तो आपको एक्सप्रेस राउट पे ही जाना पड़ेगा। उसके अलावा पॉइंट टू साइट वीपीएन है। पॉइंट टू साइट वीपीएन में आपको ऑन प्रीमिसेस में या फिर डेटा सेंटर में आपको डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, वीपीएन की ज़रूरत नहीं है। इस केस में जो भी कंप्यूटर कनेक्ट कर रहा है, उस कंप्यूटर पे डायरेक्टली एक क्लाइंट इंस्टॉल हो जाएगा और उस क्लाइंट के थ्रू आप सिक्योरली कनेक्ट कर सकते हो अज्यूर की वर्चुअल मशीन में। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं कनेक्टिविटी के लिए। तो दिस इज मोर लाइक, आप देख सकते हैं कि इतनी सारी कैपेबिलिटीज है एंड हम ऑब्वियसली इसको एक सेशन में कवर नहीं कर सकते, और आगे आने वाले सेशंस में हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। ऑलराइट। तो आई एम श्योर जिन्होंने एज्यूर में काम कर रखा है, ये जो एज्यूर में आप काम कर रहे हैं, वो लोग सब एज्यूर रिसोर्स मैनेजर यूज करते हैं। तो इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट यूज करता था, कॉन्सेप्ट था एज्यूर सर्विस मैनेजर का। तो उसको एएसएम भी बोलते थे, एएसएम एंड आर्म। सो आर्म इज द न्यू वे जिससे आप मैनेज करते हैं पूरे एनवायरनमेंट को। तो आर्म में क्या होता है कि आपके पास सारे कंपोनेंट हैं, तो सारे रिसोर्स क्या है, एक सेपरेट रिसोर्स की तरह ट्रीट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये एक सेपरेट रिसोर्स है। वीएम आपका एक सेपरेट रिसोर्स है। आईपी एड्रेस एक सेपरेट रिसोर्स है। लोड बैलेंसर एक सेपरेट रिसोर्स है। तो हर रिसोर्स अपने आप में एक सेपरेट है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट के पास जो था एएसएम, वो सर्विस मॉडल पे काम करता था। तो सर्विस मॉडल का मतलब होता है कि हाँ, आप एक सर्विस डिप्लॉय कर रहे हैं, उस सर्विस में आपके पास लोड बैलेंसर भी आ गया, आपको आईपी भी आ गया, आपको वीएम भी आ गई, तो वो सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं। और माइक्रोसॉफ्ट अब इट्स नॉट ट्राइंग टू डू अवे फ्रॉम दिस वन, और माइक्रोसॉफ्ट अब सिर्फ ओनली रेकमेंड करता है कि आप आर्म यूज़ करें। उसके अलावा जो बेनिफिट अज्यूर रिसोर्स मैनेजर में मिलते हैं कि आप एक रिसोर्स ग्रुप बना सकते हैं। तो रिसोर्स ग्रुप क्या करता है कि आप जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनको आप कंबाइन करके मैनेज कर सकते हैं। तो उसका एक सिंपल एग्जांपल है कि जैसे मेरे पास मल्टीपल एडमिन्स हैं, और या फिर मेरे इन्वायरमेंट में, मेरी कंपनी में मल्टीपल यू नो डिपार्टमेंट हैं जिनको अपने रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं। तो लेट्स से डेवलपमेंट टीम से कहती है कि मेरे को मेरे रिसोर्सेज का एक्सेस चाहिए, तो आप डेवलपमेंट के सारे रिसोर्सेज को एक डेवलपमेंट रिसोर्स ग्रुप में ही क्रिएट करोगे, और आप उस पर रोल बेस्ड एक्सेस दे दोगे उनके रिसोर्स ग्रुप पे। तो आप एज एन एडमिन यू विल हैव ऑल द एक्सेस, और आप उनके पास जो डेवलपमेंट वाले होंगे, उनको सिर्फ अपने ही रिसोर्स का एक्सेस होगा। तो ये बेनिफिट एज्योर रिसोर्स मैनेजर देता है। उसके अलावा आप इसको टैगिंग में यूज़ कर सकते हैं, बिलिंग में यूज़ कर सकते हैं, लॉक लगा सकते हैं, एंड उसके अलावा मतलब अगर आप चाहें तो रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कर सकते हैं। उससे सारे रिसोर्स जो उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर हैं, वो एक साथ डिलीट भी हो सकते हैं। तो इस तरह के बेनिफिट अज्यूर रिसोर्स मैनेजर में मिलते हैं, एंड यही रेकमेंडेड ऑप्शन है यूज़ करने के लिए। नाउ अगर हम अज्यूर नेटवर्किंग की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली एक सिनेरियो है जिसमें आपका इंटरनेट एक्सेस भी हो सकता है, जिसमें आपका कनेक्टिविटी भी हो सकती है आपके डिफरेंट डेटा सेंटर्स में भी। तो एक सिंपल एग्जांपल है ये कि कई कंपनी जिनके पास एक डेटा सेंटर भी हो सकता है, जिनके पास मल्टीपल डेटा सेंटर भी हो सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कंपनी जिसके मल्टीपल ब्रांच ऑफिसेज भी हैं, तो वो ब्रांच ऑफिसेज अलग अलग लोकेशन में हैं। तो वो लोग एज्यूर में अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो उनके पास ये भी ऑप्शन है कि एक तरफ से वो एक्सप्रेस राउट से कनेक्ट हो रहे हैं। तो लेट्स से आपका हेड ऑफिस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहाँ पे आप एक्सप्रेस राउट लगा सकते हैं। जो ब्रांच ऑफिसेज हैं, वहाँ पे आप साइड टू साइड वीपीएन भी यूज़ कर सकते हैं। तो उन इन दैट सिनेरियो मतलब एवरीबडी इज कनेक्टिंग वेरी सिक्योरली, और वो डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ सबसे ज़्यादा लोग हैं,
वो लोग एक्सप्रेस राउट यूज़ कर रहे हैं जहाँ कम लोग हैं, मोबाइल वर्कर हैं जो ऑफिस नहीं आते हैं, रिमोट लोकेशन से कनेक्ट करते हैं, वहाँ आप पॉइंट टू साइट वीपीएन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस पॉइंट टू साइट वीपीएन ज़्यादातर डेवलपर्स ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें इतना कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। आप ऑफिस आके ही कनेक्ट करेंगे जो रिसोर्सेज होंगे, क्योंकि अगर आप बाहर से कनेक्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज, वो शायद आपको उतनी स्पीड नहीं मिल पाएगी। तो मैंने जितने भी डिप्लॉयमेंट देखे हैं, मैक्सिमम एक्सप्रेस राउट देखा है, और कुछ जगह पे बैकअप के लिए वो लोग वीपीएन गेटवे भी यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी होती है। नाउ एज्यूर, जैसे मैंने बात करी, वो इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है। आप चाहें तो उसको डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे बात करी, आप चाहें तो फायरवॉल अप्लायंसेस भी लगा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आपको नेटवर्क सिक्योरिटी गेटवे देता है, मगर आप चाहें तो फायरवॉल्स भी लगा सकते हैं। जैसे आप चाहें तो चेक पॉइंट से, बाराकूडा से, फोर्टीगेट से, पालो अल्टो, मल्टीपल फायरवॉल ऑप्शंस हैं जो आप चाहें तो डायरेक्टली वेंडर से बाय कर सकते हैं। एंड ये जो फायरवॉल्स होती हैं, ये काइंड ऑफ अप्लायंस होती हैं। मीन्स ये एक वीएम में, एक सिनेरियो में ये डिप्लॉयड होती हैं, और आप चाहें तो अज्यूर में ही इसको परचेज भी कर सकते हैं। और वो फायरवॉल आप लगा के चाहें तो आप ट्रैफिक को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जितना भी ट्रैफिक बाहर जा रहा है, इंटरनेट पे कम्युनिकेट हो रहा है, उसको आप चाहें तो उसके पैकेट्स को फिल्टरिंग करनी है, वो सब चीज़ें भी कर सकते हैं। और डिपेंड करता है, बहुत सारी कंपनीज में वो लोग सिर्फ सारा एक्सटर्नल एक्सेस को रोक देते हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि एक्सप्रेस राउट के थ्रू ऑन प्रेमिसेस या फिर जो डेटा सेंटर है एंड एज्यूर का जो डेटा सेंटर है, सिर्फ उसके बीच में कनेक्टिविटी रखते हैं। तो फॉर सम कस्टमर्स अज्यूर क्या एक एक्सटेंडेड ब्रांच हो जाता है उनका, कि ये मेरा एक रिमोट ऑफिस है और मैं उस पर कनेक्ट कर रहा हूँ। और उसमें जो डिफरेंट सर्विसेज होती हैं एज्यूर की, जैसे एज्यूर साइट रिकवरी हो गया, वर्चुअल मशीन्स डिप्लॉयमेंट हो गया, एप्लीकेशन सर्विसेज हो गया, वो सब वो लोग कनेक्ट कर लेते हैं। तो चाहते हैं तो सिक्योरली ये भी ऑप्शन है कि आप कनेक्ट कर लें, और चाहें तो एक्सटर्नल एक्सेस आप पूरा बंद भी कर सकते हैं, और चाहें तो किसी स्पेसिफिक सबनेट के लिए इनेबल भी कर सकते हैं। तो ये सब डिजाइनिंग में आप डिसाइड कर सकते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट में आपको कैसे करना है। नाउ अगर हम बात करते हैं एक अज्यूर वर्चुअल नेटवर्क की, अगर हम टिपिकली बात करते हैं एक एनवायरनमेंट की, जिसमें अगर हम ये देखें कि कस्टमर का एक डिप्लॉयड एनवायरनमेंट है ऑन प्रेमिसेस में, तो उसमें क्या होता है, एक राउटर होता है, आपके पास सर्वर्स होते हैं, डिफरेंट लोड बैलेंसर्स होते हैं कनेक्टिविटी के लिए। जस्ट एन एग्जांपल, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन इसको अगर हम बात करें तो आप वही सेम कॉन्सेप्ट यू कैन ब्रिंग इट इन एज्यूर एज वेल। नाउ जो भी कस्टमर यूज़ कर रहा है, उसको मॉडिफाइड या रिफाइंड वे में हम एज्यूर में लाके डिप्लॉय भी कर सकते हैं और उसको यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो लॉजिकल आइसोलेशन हम कर सकते हैं, सबनेट क्रिएट कर सकते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हम दे सकते हैं, और हम चाहें तो हम लोग ब्रिंग योर ओन डीएनएस का भी कॉन्सेप्ट है। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि हाइब्रिड नेटवर्क कनेक्टिविटी भी बना सकते हैं, जिसमें सारा जो नेम रेजोल्यूशन होगा वो ऑन प्रेमिसेस के थ्रू होगा। तो इसमें एग्जांपल के लिए कि ये चेंज हो गया कि एज्यूर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फायरवॉल की जगह चाहे तो आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स लगा सकते हैं जो फायरवॉल की तरह काम करते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत इंटेलिजेंट फायरवॉल चाहिए, जिसमें आईपीएस आईडीएस चाहिए, जिसमें आपको पैकेट का पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, कितने पैकेट्स गए और किस तरह के पैकेट ड्रॉप होते हैं, उस केस में आपको अप्लायंसेज यूज़ करने पड़ेंगे। मगर आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि नो, ये ट्रैफिक बाहर ना जाए, इस सबनेट से मेरा कोई भी वीएम आउटसाइड वर्ल्ड पे कम्युनिकेट ना कर पाए, उस केस में आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप भी यूज़ कर सकते हैं, जो फ्री होता है, जिसमें आपको कोई चार्जेस नहीं होता है। मगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उसमें आपको अप्लायंस यूज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा अज्यूर में लोड बैलेंसर्स हैं, आप चाहें तो इंटरनल और एक्सटर्नल लोड बैलेंसर भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो इसमें जस्ट एक एग्जांपल ये है कि आप जो यूज़ कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में, वो सारी चीज़ें एज्यूर में रिप्लेस हो सकती हैं। हो सकता है आप चाहें तो F5 का अगर लोड बैलेंसर यूज़ कर रहे हैं तो F5 का अप्लायंस भी यूज़ कर सकते हैं एज्यूर में। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि एज्यूर का एक्सटर्नल और मे बी इंटरनल लोड बैलेंसर यूज़ नहीं करना है, एप्लीकेशन कोई डिपेंडेंसी है, तो एज्यूर के मार्केट प्लेस में यू कैन इवन सी, और वहाँ से आप डिप्लॉय भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये एक एग्जांपल है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो कम्युनिकेशन होता है वर्चुअल मशीन्स का, वो वर्चुअल मशीन एक दूसरे से
एक साथ कम्युनिकेट कर सकती है। तो जब हम Azure में नेटवर्क बनाते हैं, जिसको मैं आपको डेमो में दिखाऊंगा अभी, तो आपके पास कैपेबिलिटी होती है कि आप उस नेटवर्क को कोई भी सबनेट यूज कर सकते हैं। और सबनेट की जगह मैं बोलूंगा आईपी एड्रेसिंग रेंज यूज कर सकते हैं। जैसे चाहें तो आप 192.168 जो भी आपकी प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग रेंज है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए कि मेरे को 192 भी चाहिए, 10 भी चाहिए, 172 भी चाहिए, वो भी आप एक सिंगल वीनेट में यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि ये कम्युनिकेशन ओपन होता है। आपने 192 का भी डाला, 172 का भी डाला, 10 का भी डाला, सो जो डिफॉल्ट राउटिंग होती है Azure की, वो सब अलाउ करती है कम्युनिकेशन को। मींस आपका सारा कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस होता है। तो एक वीएम दूसरी वीएम से बात कर सकती है, और ये एक डिफॉल्ट बिहेवियर है Azure की वर्चुअल मशीन का। नाउ अगर आपको सपोज लगता है कि ये डिफॉल्ट बिहेवियर नहीं चाहिए, जैसा रिक्वायरमेंट है, एक डिज़ाइन, एक पैटर्न हो सकता है कि मुझे डीएमजी बनाना है, या मेरे को अपने जो मैनेजमेंट सर्वर्स हैं उनको एक सेपरेट रखना है, बाकी मेरे एनवायरनमेंट उससे कम्युनिकेट ना कर पाए, और करें तो एक स्पेसिफिक पोर्ट पे करें, तो आप एनएसजी से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं, मैं ये कम्युनिकेशन किसी डिवाइस के थ्रू करूं, फॉर एग्जांपल किसी ऐसे सिनेरियो में जहां पे वीएम, लेट्स से, बाहर इंटरनेट से भी बात नहीं करनी हो, लेकिन इंटरनली भी हमें ट्रैफिक पूरा मॉनिटर करना हो कि कौन सा कम्युनिकेशन है, तो उस केस में हम लोग यूजर डिफाइंड राउट यूज कर सकते हैं। एंड यूजर डिफाइंड राउट के लिए हमें एक अप्लायंस चाहिए होगा, और हम जो वो अप्लायंस डिप्लॉय करेंगे, उस अप्लायंस से क्या बेनिफिट मिलता है कि जो सारा आपका जो ट्रैफिक है वो उस अप्लायंस के थ्रू जाएगा। तो अगर आप सपोज करें कि आपके पास मल्टीपल वीएम्स हैं, और वो मल्टीपल वीएम्स एक दूसरे से बात करना चाहती हैं, वो आप एक अप्लायंस के थ्रू भी कर सकते हैं। वो इसलिए करेंगे अगर आपको पैकेट को फिल्टर करना है, या फिर आपको फायरवॉल, या कोई यू नो आपको कुछ इस तरह के एनवायरनमेंट में करना है। बाय डिफॉल्ट मैंने नहीं देखा किसी एनवायरनमेंट में कि वो सब ट्रैफिक को इस तरीके से मॉनिटर करते हैं। जनरली लोग एक्सटर्नल ट्रैफिक को करते हैं। बट हाँ, अगर कोई सिक्योर एनवायरनमेंट है जिसमें कम्युनिकेशन करना है, वहां पे आप यूजर डिफॉल्ट राउट लगा सकते हैं। सो यूडीआर इज यूजर डिफॉल्ट राउट, मीन्स माई डिफॉल्ट राउट इज नॉट डायरेक्ट नाउ एनीमोर, इट गोज थ्रू द अप्लायंस। तो वो अप्लायंस के थ्रू ही जाएगा, जो भी, चाहे वो एक्सटर्नल हो या फिर किसी और वीएम से भी बात करना। और अगर आप चाहें तो उसको आप मल्टीपल सबनेट्स पे भी लगा सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सपोज मैनेजमेंट सर्वर्स की जितनी भी वीएम्स हैं वो यूडीआर यूज करेंगी, बाकी जो डेवन टेस्ट सबनेट की वीएम है वो डायरेक्ट अपना कम्युनिकेशन करती रहें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज आप नहीं चाहते कि जो अप्लायंस आप डिप्लॉय कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन करे और आपको उसको अपग्रेड करना पड़े। इसके लिए आप उसको इस तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ इफ़ आई पुट इट ऑल टुगेदर, तो एक एग्जांपल है कि मतलब इंटरनेट से आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप नेट रूल्स बना सकते हैं, यूज़र डिफ़ॉल्ट राउटिंग लगा सकते हैं, विंडोज़ एप्लीकेशन फायरवॉल्स यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स लगा सकते हैं, लोड बैलेंसर्स लगा सकते हैं, और चाहें तो एक्सप्रेस राउट कनेक्टिविटी करके ऑन प्रेमिसेस से बात भी कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नेटवर्किंग मतलब ऑन प्रेमिसेस में या फिर डेटा सेंटर में यूज़ होती है, उसी तरीके से एज्यूर में भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है उस नेटवर्किंग की। मगर कुछ बेसिक रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। तो बेसिक रूल क्या है कि जब आप एज्यूर में नेटवर्क बनाते हैं, तो वो जो नेटवर्क होता है आपको डिफाइन करना पड़ता है कि क्या आईपी एड्रेस रेंज रहेगी। तो आपका जो वीनेट होता है, इट एक्ट्स लाइक अ डीएससीपी एज वेल। मीन्स आप कोई डीएससीपी को नहीं डाल सकते और डीएससीपी डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या होता है कि आपको जो आईपी मिलता है वर्चुअल मशीन में, वो एक तरह से डायनेमिक आईपी होता है। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि सेम आईपी आपको रखना है, तो आप उस आईपी को स्टैटिक आईपी करके बना सकते हैं। लेकिन आप डीएससीपी नहीं डाल सकते, और आप वर्चुअल मशीन का आईपी एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। और अगर आप उसको करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आपकी वीएम कम्युनिकेट करना बंद कर देगी। सो बाय डिफॉल्ट एज्यूर में जो एल्गोरिथम है, उसमें क्या होता है कि जब भी आप वर्चुअल मशीन्स को रीबूट करते हो या स्टॉप करके स्टार्ट करते हो, उसको एक नया नेटवर्क कार्ड मिलता है,
तो जब वो नया नेटवर्क कार्ड मिलता है, उस नए नेटवर्क कार्ड पे के को वो आईपी आपका वीनेट से लेता है। अगर आपने कुछ स्पेसिफाई कर दिया तो वो आपका कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखने का है। और उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि आपका जो वीनेट होता है वो पर रीजन होता है, तो मतलब आप डेटा सेंटर में एक वीनेट बना सकते हैं और वो वीनेट उसी डेटा सेंटर में होता है। आप एक वीनेट को आप उसको स्पैन नहीं कर सकते मल्टीपल डेटा सेंटर में। अगर आपको ऐसा करना है तो उस केस में आपको मल्टीपल वीनेट्स डिप्लॉय करने पड़ेंगे उन डेटा सेंटर में। एंड फिर आपको ट्रैफिक मैनेजर या फिर एक्सप्रेस राउट या फिर साइट टू साइट कनेक्टिविटी से कम्युनिकेट करा सकते हैं मल्टीपल वीनेट्स और मल्टीपल लोकेशंस में भी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये एग्जांपल है, मैं पावर शेल और वो नहीं दिखाता आपको क्योंकि पावर शेल से भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अम, आप अज्यूर की नेटवर्किंग के लिए गिटहब की लाइब्रेरी भी है, आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट की टेम्पलेट्स भी हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ कि ये कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ऑल राइट, तो ये एक एग्जांपल था। ये जैसे एक, आई होप आप लोग देख पा रहे हैं इसको। हाँ, तो जैसे एग्जांपल है कि एक पैटर्न है जिसमें मैंने मल्टीपल सबनेट्स बना रखे हैं, उन मल्टीपल सबनेट्स के बीच में मैंने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स लगा रखा है, उसके अलावा मैंने अप्लायंस लगा रखे हैं। तो जितना भी कम्युनिकेशंस बाहर होगा वो इस अप्लायंस के थ्रू होगा। उसके अलावा कस्टमर का कनेक्टिविटी एक्सप्रेस राउट से है। तो ये सबनेट्स हैं, ये सबनेट्स उसके एक्सप्रेस राउट के लिए है, ये सबनेट सिर्फ आपका अप्लायंसेस के लिए है। और उसके अलावा जो डिफरेंट सबनेट्स हैं वो डिज़ाइन कर रखे हैं और वो डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप का पार्ट है। तो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, जब आप डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट, आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे आपका कम्युनिकेशन फ्लो रहेगा, आपको कहाँ रिस्ट्रिक्ट करना है, क्या क्या लॉक्स लगाने हैं, वो आप उसको उस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, आपको एक डेमो, क्विकली एक डेमो एनवायरनमेंट बनाता हूँ जिसमें मैं एक वर्चुअल नेटवर्क बनाता हूँ। तो जब आपके पास Azure का सब्सक्रिप्शन होता है तो आप उसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आप वीएम बना सकते हैं। आप चाहें तो अगर आप वीएम बनाते हैं तो वीएम की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको वर्चुअल नेटवर्क चाहिए, तो ये भी ऑप्शन होता है कि आपको वीएम के साथ साथ नेटवर्क बना लें और या फिर आप नेटवर्क को पहले बना लें। तो रिकमेंडेशन यही है कि आप उसको पहले नेटवर्क क्रिएट करके रखें, या तो आप एज्यूर की टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, पावरशेल से भी क्रिएट करके रख सकते हैं, और या फिर आप उसको पोर्टल में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें जस्ट एग्जांपल है, सपोज मैं वर्चुअल नेटवर्क में जाता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें मैंने वर्चुअल नेटवर्क बना रखा है, लेकिन लेट्स से एक और नेटवर्क बना लेते हैं। इसमें मैं ऐड करता हूँ एक नेटवर्क। सपोज इसको हम एग्जांपल दे देते हैं कि डेमो नेटवर्क। आप लोग कभी ऐसा डेमो करके कभी मत देना अगर आप कस्टमर इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, तो हमेशा प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करिए, क्योंकि वरना वो बाद में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। और एज्यूर में जब आपके बहुत सारे रिसोर्स बन जाते हैं तो इट बिकम्स वेरी मैसी, क्योंकि अ, फिर आपको नहीं समझ में आएगा कि वो नेटवर्क किससे बात करना है, कहाँ है, क्या है, वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर आपको एक एड्रेस स्पेस डिफाइन करना होता है। तो मैंने एक नेटवर्क 192 का बना रखा है, 172 का बना रखा है। मैं चाहूँ तो वो भी बना सकता हूँ। मैं अगर सपोज चाहूँ तो एक नेटवर्क 192.168.0.0 का भी बना सकता हूँ। तो इसमें एक वार्निंग मैसेज देता है कि एक और नेटवर्क है वो सेम एड्रेस स्पेस यूज़ कर रहा है। तो मैं वो एड्रेस स्पेस अगर सपोज यूज़ नहीं करना चाहता, और अगर मुझे उन दोनों नेटवर्क को कभी कम्युनिकेट नहीं करना है, तो इट इज़ ओके, मैं इसको बना सकता हूँ। अज्यूर मेरे को सिर्फ वार्निंग देगा, स्टॉप नहीं करेगा।
लेकिन अगर मुझे कभी दोनों नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेट कराना है, या तो मैं पेयरिंग करूं या फिर मैं साइड टू साइड वीनेट टू वीनेट नेटवर्किंग करूं, उस केस में वो फेल हो जाएगा। क्योंकि बेसिक ऑफ नेटवर्किंग है कि ओवरलैपिंग आईपी एड्रेसेस नहीं होने चाहिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो जब भी आप नेटवर्क बनाएं, आप जस्ट बी केयरफुल कि अगर आपको आगे कम्युनिकेट कराना है तो आइडली आपके सारे जो नेटवर्क होते हैं राउटिंग के लिए, वो डिफरेंट आईपी एड्रेस रेंज होनी चाहिए या ओवरलैपिंग आईपी एड्रेसेस नहीं होने चाहिए। um, तो लेट्स फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिसेस क्विकली। जब है मेरे पास वो नेटवर्क तो मैं 10.0 सीरीज का बना लेता हूँ और मैंने इसको दे दिया। नाउ यू कैन सी कि वो एरर मैसेज वो चली गई है। बाय डिफॉल्ट जो भी एक सबनेट होता है उसका एक नाम होता है जैसा डिफॉल्ट लिखा हुआ है, लेकिन आइडली इट इज़ गुड आप उसको इमीडिएटली चेंज कर लें। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपको सपोज मल्टीपल सबनेट्स बनाने हैं, तो आप उनको नेमिंग कन्वेंशंस डाल के रखें। अदरवाइज ठीक है, आप प्रोडक्शन बना सकते हैं जिसमें आप सारी जितने भी वीएम से एक ही सबनेट में भी रख सकते हैं। तो आइडली मल्टीपल सबनेट्स बनाएं, सिंगल सबनेट बनाएं, ये सब आपको उस केस में हेल्पफुल करता है कि जहाँ पे आप रिसोर्सेज को सेपरेट करना चाहते हैं। लेकिन अगर सपोज आपके पास 10 वीएम बनानी है आपको खाली, और वो सिर्फ कम्युनिकेट करना है उनको, और ऐसा कुछ आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है, तो आप एक खाली एक सिंगल सबनेट भी बना सकते हैं। तो प्रोडक्शन करके जैसे मैंने सबनेट बना दिया, ये मेरा सब्सक्रिप्शन है, इसको यूज़ कर रहा है। इसने सबनेट की एड्रेस रेंज पूछी, मैंने इसको मैं चाहूँ तो पूरा एक सिंगल सबनेट भी बना सकता हूँ, बट मैंने एक 24 का सबनेट बनाया, मीन्स मेरे को 256 आईपी एड्रेसेस मिलेंगे एक सबनेट में। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज रिसोर्स ग्रुप। एज आई टॉक्ड अबाउट, रिसोर्स ग्रुप में आपके सारे रिसोर्सेज रिसोर्स ग्रुप के अंदर होते हैं। तो मेरे पास एक रिसोर्स ग्रुप बना हुआ है टेकटॉक नाम का, मैं उसी में क्रिएट कर देता हूँ। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, अगर मैं इस रिसोर्स ग्रुप को देखूंगा तो मेरे जितनी भी वीएम्स हैं, जितने भी मेरे रिसोर्सेज हैं, मैं सबको एक साथ देख सकता हूँ। तो अगर सपोज मेरे को डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को उनकी उनकी सर्विसेज का एक्सेस देना है, तो और मे बी लेट्स से कि उनके लिए मैं एक सेपरेट नेटवर्क ही बना रहा हूँ, सेपरेट सबनेट भी बना रहा हूँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि उनको एक डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप में रखूँ और उस रिसोर्स ग्रुप का एक्सेस सिर्फ मैं उन्हीं लोगों को दे दूँ। मैं एज एन एडमिन मेरे पास वो एक्सेस होगा, लेकिन उनके पास सिर्फ उतना ही देखने का एक्सेस होगा। तो वो जब एज्योर के पोर्टल पे जाएंगे या अपने अकाउंट से लॉग इन करेंगे, उनको सिर्फ अपने रिसोर्स ग्रुप की ही चीज़ें दिखाई देंगी, उनको मैनेजमेंट एनवायरनमेंट नहीं दिखाई देगा। तो उस केस में ये डिज़ाइनिंग में बहुत हेल्पफुल रहता है कि आप रिसोर्स ग्रुप को यूज़ करो। एंड रिसोर्स ग्रुप इज अ मस्ट, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं रिसोर्स ग्रुप ना दूं और रिसोर्स क्रिएट करूं, बिकॉज विदाउट दैट आई कैन नॉट प्रोसीड फर्दर, वो मैं नहीं कर पाऊंगा ना। ये पूछ रहा है कि कहाँ आपकी लोकेशन है, आपको ये रिसोर्सेज किस डेटा सेंटर में बनाने हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं ऑस्ट्रेलिया साउथ ईस्ट ले लेता हूँ एंड मैं इसको क्रिएट करता हूँ। तो उस केस में क्या होगा, ये एक ऑस्ट्रेलिया साउथ ईस्ट डेटा सेंटर में मेरा नेटवर्क बनेगा। तो ये जो मेरा नेटवर्क है यहाँ पे बन जाएगा, जो सिडनी डेटा सेंटर है। अगर मुझे लगता है कि नहीं, मेरे रिसोर्सेज, मेरी वीएम्स मेरे को सिंगापुर में रखनी है, तो मुझे ये सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो उस केस में मुझे साउथ ईस्ट एशिया सेलेक्ट करना चाहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो ऑब्वियसली आप डिजाइनिंग में ध्यान रखेंगे, या फिर आप अदरवाइज क्या होगा, अगर आपका नेटवर्क यहाँ है, वीएम सिंगापुर में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये नेटवर्क नहीं दिखेगा। तो सपोज आपने वीएम क्रिएट करते टाइम उनकी लोकेशन आपने सिंगापुर सेलेक्ट करी, तो वो आपको वही नेटवर्क दिखाएगा। अगर आपने बना रखे हैं सिंगापुर में तो ही दिखाएगा, नहीं है अगर सिंगापुर में एक भी नेटवर्क नहीं है और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में है, तो वो आपको ऑस्ट्रेलिया का नेटवर्क शो ही नहीं करेगा। तो पोर्टल इस तरीके से डिजाइन है। पर ठीक है, जस्ट इन एग्जांपल मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। तो आपने देखा मैंने यहाँ पे नाम दिया, एड्रेस स्पेस दी, सबनेट डिफाइन किया, और मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ, रिसोर्स ग्रुप डिफाइन किया और क्रिएट कर रहा हूँ। जब आप एक सबनेट बना लेते हैं, उसके बाद में आप मल्टीपल सबनेट्स बना सकते हैं। तो आप चाहें तो आपको वीपीएन के लिए सबनेट बनाना है, या फिर आपको मल्टीपल सबनेट्स बनाने हैं आपके एनवायरनमेंट के लिए, जैसे डेव एंड टेस्ट के लिए, मे बी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ग्रुप्स के लिए बनाने हैं, तो आप उसके बाद आके बना सकते हैं। तो लेट्स से कि हमने इसको रिफ्रेश किया, मैंने अभी बनाया डेमो नेटवर्क, सपोज मैं उसमें जाता हूँ, एंड अगर मैं इसमें जाके मैं चाहूँ
तो सबनेट्स में उसको क्रिएट सबनेट कर सकता हूँ। तो नॉर्मल सबनेट के लिए मुझे सबनेट पे क्लिक करके बनाना पड़ेगा। गेटवे सबनेट है अगर मुझे वीपीएन गेटवे बनाना है। सपोज मुझे इस नेटवर्क का जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मेरे डेटा सेंटर से कम्युनिकेट कराना है, उस केस में मैं गेटवे सबनेट बनाऊंगा। अगर नहीं कराना है और मुझे सिर्फ एज्यूर में ही रिसोर्सेज रखने हैं तो गेटवे सबनेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक अलग सबनेट भी बना सकते हैं या फिर बाकी के रिसोर्सेज आप इसी सबनेट में रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें डीएनएस सर्वर भी दे सकते हैं। तो डीएनएस सर्वर में क्या होता है, एज्यूर के पास एक डिफॉल्ट अपना एज्यूर प्रोवाइडेड डीएनएस होता है। लेकिन लेट्स से आप एक्टिव डायरेक्टरी डिप्लॉय कर रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं मेरी जो वर्चुअल मशीन्स एज्यूर में क्रिएट करूं, क्योंकि थिंक इट लाइक दिस कि अगर आप रिसोर्सेज डिप्लॉय करेंगे तो उन रिसोर्सेज को लेट्स से अगर कोई एक्टिव डायरेक्टरी बेस्ड रिसोर्सेज हैं तो उन्हें एक्टिव डायरेक्टरी की ज़रूरत पड़ेगी, उनको एक्टिव डायरेक्टरी से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो जब एक्टिव डायरेक्टरी से कम्युनिकेट करना पड़ेगा तो उनके पास एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर का आईपी एड्रेस होना चाहिए। तो इस केस में आप एक कस्टम ऐड कर सकते हैं। तो चेंज करके आप सपोज टेक एन एग्जांपल, मैंने अभी वीएम नेटवर्क बनाया, मैं पहली वीएम एडी की बनाता हूँ। तो जो भी मेरा एडी का आईपी एड्रेस है उसको मैं यहाँ पे कस्टम डीएनएस की तरह ऐड कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि जितनी भी वीएम्स उसके बाद क्रिएट होती हैं उनको Azure VNet ये डीएनएस दे देगा जो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ। सपोज ये काम आप बाद में करते हैं, आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज कि अच्छा मुझे एक डोमेन कंट्रोलर डिप्लॉय करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सारी वीएम्स को रीबूट करना पड़ेगा। बिकॉज Azure VNet क्या करता है, आईपी एड्रेस आपका स्टार्टिंग में देता है। तो जब वीएम स्टार्ट होती है तो वो आईपी एड्रेस पिक करती है वीनेट से। तो सपोज लेट्स से इन अ सिनेरियो जहां आपको वीनेट आपने बना दिया है, वीएम्स चल रही थी और आपने रियलाइज किया कि मुझे एक डीसी भी डालना है, तो आप जो डीसी का आईपी एड्रेस है उसको स्टैटिक बनाएंगे, उसको यहाँ पे आप कस्टम डीएनएस में डालेंगे और उसके बाद आप जितनी भी वीएम्स हैं उनको आप रिबूट करेंगे। जब वो रिबूट हो जाएंगी तो वो ऑटोमेटिकली कस्टम डीएनएस को पिक कर लेंगी और उस कस्टम डीएनएस के थ्रू आप एक्टिव डायरेक्टरी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कस्टम डीएनएस यूज कर सकते हैं। सपोज आपने एक्सप्रेस राउट बना दिया है, उसके अलावा अ, मेरे को मैसेज आ रहा है कांट सी द स्क्रीन नाउ। बाकी लोग देख पा रहे हैं, एक बार आप मुझे बताएंगे? ओके Yeah, we are able to. ओके ओके। तो आई थिंक ओके ओके, थैंक यू। तो अगर सपोज आप एक ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे आपके पास एक्सप्रेस राउट है, तो अगर आप सपोज चाहते हैं कि मेरी एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रेमिसेस में ही रहे, डेटा सेंटर में ही रहे, तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि आप ऑन प्रेमिसेस या डेटा सेंटर की एक्टिव डायरेक्टरी का भी डीएनएस यहाँ डाल, सॉरी आईपी एड्रेस भी यहाँ डाल सकते हैं एज ए डीएनएस। एंड ये काफ़ी कॉमन सिनेरियो है कि कस्टमर धीरे धीरे अपने रिसोर्सेज मूव कर रहा है, वो मे भी हो सकता है सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, और वो इनिशियली एक्टिव डायरेक्टरी को नहीं मूव करना चाहता, उसको ऑन प्रेमिसेस में रखना चाहता है। हाँ, आप कर सकते हैं एज लॉन्ग एज ये आपकी जो वीएम्स डिप्लॉय हो रही हैं वो उससे कम्युनिकेट कर सकें। अगर वो कर सकती हैं इट इज़ गुड, देन आप ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी की आईपी एड्रेस को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। एंड आप मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप खाली एक या दो या तीन कर सकते हैं, आपके पास 8-10 डिफरेंट डीएनएस भी हैं तो वो भी कर सकते हैं। राइट। सो अमिनुल, बाकी लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? हो सकता है आपका थोड़ा सा बैंडविड्थ का चैलेंज हो सकता है, तो आप एक बार देखिए, वो शायद अगर लोडिंग हो रहा है तो लोड हो जाएगा। उसके अलावा क्या होता है कि लेट्स से आप अगर कोई रिसोर्सेज डिप्लॉय करते हैं एंड एज्यूर में, आई एम श्योर अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट होता है ब्लेड का, कि जैसे ही आप किसी भी चीज़ को ओपन करते हैं तो वो मल्टीपल ब्लेड्स ओपन हो जाते हैं। नाउ अगर मैं जैसे एग्जांपल में देखता हूँ, मैंने अगर कोई वीएम यहाँ डिप्लॉय कर रखी है, हाँ ये एक वीएम है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज्यूर में, इज स्टॉप्ड डी अलोकेटेड। नाउ जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इज कि आपको जब रिसोर्सेज की जरूरत है आप उनको स्टार्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जब जरूरत नहीं है आप उनको टर्न ऑफ कर सकते हैं। मीन्स आप तभी पे करोगे जब आपका रिसोर्स चल रहा है।
सपोज ये मेरी वीएम है इस समय, ये स्टॉप्ड एंड डी एलोकेटेड दिखा रही है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी एलोकेटेड? इसका मतलब ये है कि जो आईपी एड्रेस इसने लिया था उस आईपी एड्रेस को इसने वापस कर दिया वीनेट को, ये तभी डी एलोकेटेड होगा। और इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप वीएम को शट डाउन करते हैं, तो टेक एन एग्जांपल, मैं इस पर क्लिक करता हूं, आपको पोर्टल से स्टॉप करनी पड़ेगी या फिर पावरशेल से स्टॉप करनी पड़ेगी। आप वीएम में आरडीपी करके उसको शट डाउन कर देंगे तो वीएम आपकी डीएलोकेटेड नहीं होगी। और अगर वो डीएलोकेटेड नहीं होती है, इट मींस आप उसको यू आर स्टिल पेइंग फॉर इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई सीन सम पीपल मेकिंग दिस मिस्टेक कि वो पार्शल स्क्रिप्ट वीएम के अंदर डाल देते हैं। उसकी जगह आप एज्यूर की ऑटोमेशन यूज कर सकते हैं जो आपकी वीएम को स्टॉप कर दे। तो उस केस में आप वीएम को पे नहीं कर रहे हैं। नाउ इस केस में क्या होता है कि सपोज अगर ये मेरी वीएम स्टार्टेड है, अगर मैं इसके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में जाता हूँ सपोज, तो यहाँ पे मुझे इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस दिख जाता है कि ये प्राइवेट आईपी एड्रेस इसको मिला था। तो अगर मुझे लगता है उस आईपी एड्रेस को मैं चाहूँ तो स्टैटिक भी बना सकता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें मल्टीपल यू नो स्क्रीन्स ओपन हो जाती हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, अभी ये डायनामिक है, मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको स्टैटिक कर सकता हूँ। तो स्टैटिक करने से क्या होता है कि अगर मैं इसको स्टैटिक कर दूंगा, उस केस में एज्यूर ये जो आईपी एड्रेस है वो इसके लिए हमेशा बचा के रखेगा और उसको चेंज नहीं करेगा। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो इस वीएम के साथ ही असाइंड है। तो ये हमेशा अगर आप डोमेन कंट्रोलर डाल रहे हैं तो उस केस में मेक इट स्टैटिक। और अगर आपके पास नॉर्मल सर्वर्स हैं जो नया आईपी एड्रेस भी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, देन इट्स बेटर टू लीव देम डायनामिक। बट एडी के लिए इट इज रेकमेंडेड टू मेक इट स्टैटिक। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने सपोज ये नहीं किया और लेट्स से आपने एक्टिव डायरेक्टरी को बना दिया और आपने एक्टिव डायरेक्टरी को शट डाउन करा और किसी और सर्वर को पहले अप कर दिया। तो उस केस में वो जो पहले सर्वर अप हुआ है वो इस आईपी एड्रेस को ले लेगा, और जब एडी स्टार्ट होगी वो दूसरा आईपी एड्रेस लेगी। तो मेक श्योर जो आपके जो भी सर्वर हैं जिनकी स्टैटिक आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है, जब आप ये वीएम डिप्लॉय करते हैं उसके बाद उस पर सिर्फ आप आके स्टैटिक कर सकते हैं और उसको वीएम को स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा। एंड जब वीएम स्टार्ट होती है तो उस केस में उसको एक पब्लिक आईपी एड्रेस भी मिलता है। तो अभी तो ये वीएम शट डाउन है और वो पब्लिक आईपी एड्रेस भी डायनामिक होता है। तो अगर आपको चाहिए उसको स्टैटिक बनाना है तो आप उसको स्टैटिक बना सकते हैं। बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट आपको 5 आईपी एड्रेसेस फ्री देता है पर सब्सक्रिप्शन। तो आप 5 आईपी एड्रेस को स्टैटिक बना सकते हैं। उसके अलावा आपको और भी आईपी एड्रेसेस को स्टैटिक बनाना है, देन इन दैट केस you'll have to पे, आपको वो पे करना पड़ेगा पर आईपी एड्रेस। एंड सो वेरी नॉमिनल, इट्स नॉट लाइक कि बहुत मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी कॉस्ट नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप बना सकते हैं, नहीं रिक्वायरमेंट है तो आप उसको वैसे ही लीव कर सकते हैं। तो यस, तो आप ऐसे जितने भी नेटवर्क्स हैं आप उनको देख सकते हैं। और अगर हमें अगर देखना है कि हमारे क्या रिसोर्सेज हैं तो हम रिसोर्स ग्रुप का ऑप्शन है, मैं रिसोर्स ग्रुप में जा सकता हूँ। एंड जो मैंने रिसोर्स ग्रुप बना रखे हैं, तो मैं सपोज टैकटॉक में जाता हूँ तो इसमें मुझे सारे रिसोर्सेज दिखने शुरू हो जाएंगे जो इस रिसोर्स ग्रुप का पार्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमेशा याद रखिए कि रिसोर्स ग्रुप एक मस्ट है और रिसोर्स ग्रुप आपका काइंड ऑफ अ कंटेनर है। तो जितने भी आप एज्यूर में रिसोर्सेज बना रहे हैं वो रिसोर्स ग्रुप के अंदर होने चाहिए। एंड रिसोर्स ग्रुप आप क्यों डिफाइन करेंगे? क्योंकि उसको अगर आपको मैनेज करना है एक साथ, या फिर आपको आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये मेरे रिसोर्सेज सारे मैनेजमेंट वाले हैं, ये मेरे सारे रिसोर्सेज डेवन टेस्ट के हैं, ये सारे रिसोर्सेज मेरे मे बी कुछ मे बी R&D के हैं। एंड आफ्टर सम टाइम, तो अगर मैं सपोज इस टैकटॉक रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कर देता हूँ, तो मैं सपोज इसको सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, जितने भी ये रिसोर्सेज है ना वो सारे डिलीट हो जाएंगे। सो द बेनिफिट ऑफ दिस अप्रोच इज कि रिसोर्स ग्रुप में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो एक साथ डिलीट भी हो सकते हैं। तो सपोज आपने कोई टेस्ट एनवायरनमेंट बनाया, कुछ आप टेस्टिंग कर रहे हैं, कस्टमर कोई डेवलपर टेस्टिंग कर रहा था, अब
अगर उसने उसको ढंग से रिसोर्स ग्रुप में नहीं रख रखा है तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये वीएम किसकी है, कौन यूज कर रहा है। लेकिन अगर उन सबको उसने टेस्ट रिसोर्स ग्रुप में रख रखा है, आप उस टेस्ट रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करते हो, आपके सारे रिसोर्सेस एक साथ डिलीट हो जाएंगे। तो दैट इज द बेनिफिट जिसको आप यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये एक रिस्क है, मेरे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ऐसा हो जाएगा, तो आप उस पर लॉक भी लगा सकते हो। तो आप प्रोडक्शन वाले सर्वर्स पे, सॉरी प्रोडक्शन वाले रिसोर्स ग्रुप्स पे इट्स बेटर टू ऐड द लॉक। तो आप उस पे चाहो तो रीड ओनली, या फिर उसको डिलीट लॉक लगा सकते हो कि वो रीड ओनली हो जाए। आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते या फिर आप डिलीट नहीं कर सकते। तो ऐसे भी चाहें तो आप उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऑल राइट, तो आई थिंक तो आज हम इसको इतना ही कवर करना चाहते हैं, क्योंकि जस्ट अगर क्विकली मैं शेयर कर सकूं तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। एक टेम्पलेट भी होती है। और चाहे तो आप इनको पावरशेल से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इनको पोर्टल के थ्रू भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एक और ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट का, आप चाहें तो टेम्पलेट बेस्ड डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। तो टेम्पलेट बेस्ड डिप्लॉयमेंट इज बिट ऑफ एडवांस लिटिल बिट। ये जेसॉन फॉर्मेट यूज करता है। तो इसमें मैं सपोज कोई भी एक टेम्पलेट को एक ओपन कर लेता हूँ, या फिर मैं एक सर्च करके विंडोज को देखता हूँ। उस केस में क्या होता है कि आप चाहें तो सपोज ये सिंपल वीएम विंडोज टेम्पलेट है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं, सपोज आपको रिपीटेबिलिटी करनी है, आपको क्विकली डिप्लॉय करने हैं, और आपको पता है कि आपके कस्टमर के एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज बार बार डिप्लॉय करने होते हैं। तो जो Azure रिसोर्स मैनेजर है, ये जेसॉन जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन सपोर्ट करता है। तो आपको इसकी लैंग्वेजेस में डिफाइन करना पड़ेगा कि, और आप चाहें तो आप पूरा का पूरा एनवायरनमेंट डिफाइन कर सकते हैं, चाहे खाली नेटवर्क कर सकते हैं, चाहे खाली आप एक एक रिसोर्सेज कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। एंड इट वर्क्स लाइक ए की वैल्यू पेयर, लाइक एडमिन यूजर नेम क्या होगा, आपका क्या कहते हैं वर्चुअल मशीन जो डिप्लॉय कर रहे हैं उसमें कौन सी अलाउड वैल्यूज हैं। आप उस तरीके से भी इसको डिफाइन करके डिप्लॉय कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आई थिंक दैट्स that's it for today। मैं आई विल जस्ट गो बैक टू माय प्रेजेंटेशन, एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, आप चैट में लिख सकते हैं। ऑल राइट, तो ये हमारे आगे अपकमिंग सेशंस भी हैं जिसमें हम लोग और बात करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स पे, पेयरिंग पे। तो नेटवर्किंग पे दो तीन और भी सेशन प्लान होंगे जिसमें हम लोग थोड़ा और नेटवर्किंग को डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ज्वाइन करना है, सपोज आप पहली बार इसमें लॉगिन है, तो क्लाउड विद्यालय डॉट स्लैक डॉट कॉम भी है जो हमारा ग्रुप है जिसमें हम अपडेट भेजते रहते हैं कि और कौन कौन से भी सेशन है, और जिसमें हमारा डिस्कशंस भी होता है टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी एज वेल, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। बाय द वे, मेरा नाम दीपक है।